तो मुझे स्टार्ट करना है, देखो एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और आपको पता है ये टिश्यूज मैंने कहा था इसको मोस्ट टिपिकल कहते हैं, इसको मोस्ट टिपिकल एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। मोस्ट टिपिकल कहने का मतलब समझ में आता है, मैंने बताया था आपको हर तरह के सेल्स, हर तरह के फाइबर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप आपके एनसीईआरटी डायग्राम बनाओगे, ये देखो, देखिए ये ऐसा डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ है, और यहाँ देखिए क्या ऐसे बना हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ इरेगुलर साइज के सेल्स बने हुए हैं। और ऐसे डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेल देख रहे हैं आप, जो स्पेरिकल सेल में देख रहे हो, एक तो ये देख रहे हैं आप, इसको मैक्रोफेजिक सेल कहा जाता है, इसको मैक्रोफेजिक सेल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। देखो ये मैक्रोफेजिक सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, और ऐसे देखिए आप यहाँ पर ऐसे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो आप सेल्स देख रहे हैं इसमें ये देखो जो स्पेरिकल सेल में होता है इसको मास्ट सेल कहते हैं। इधर ये जो सेल देख रहे हो आप नीचे की तरफ, वैसे एनसीईआरटी बना हुआ नहीं है, तो ये देखो यहाँ प्लाज्मा सेल्स वगैरह भी होता है ये। ठीक है, और ये फाइब्रोब्लास्ट ये फाइबर है, और ये बीच में आप देख रहे हैं ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। तो ये आपके डायग्राम में, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहां भी। ठीक है, और ये आप देखिए मैंने कहा था ये मोस्ट टिपिकल होता है, ये हर तरह के सेल्स यहाँ पर, हर तरह के फाइबर्स की यहाँ प्रेजेंस होती है एक्चुअली, जिसको मोस्ट टिपिकल सीटीबी कहते हैं। ठीक है, और देखो इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये मिलता कहाँ है, तो इसका लोकेशन देखो कहाँ होता है। जैसे आप जानते हो कि एपिथेलियल जो होता है, देखो ऐसे सेल्स हैं, और मैंने बताया था नीचे की तरफ ये देखो ये होता है एल्यूलर
कनेक्टिव टिश्यू। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहला तो लिखा हुआ देखो फ्रेमवर्क ऑफ, कहते हैं ना फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे जो आप देख रहे हैं इसे एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ना। तो जो सपोर्ट होता है एपिथेलिया का वो इसी एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू से होता है ना। तो एक तो ये याद रखिएगा इसका लोकेशन। दूसरी बात देखिए, तो फर्स्ट में हो गया देखो, सेकंड आपके बुक में ऐसा बताया जाता है देखो, ये सपोज करो ये आपका स्किन का ये पार्ट होता है और नीचे ये देखो हमारे मसल्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं। देखिए ये हमारा मसल है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये जो एपिथेलिया का पार्ट होता है देखो, ये जो एपिथेलिया का स्ट्रक्चर है ये कनेक्ट करता है स्किन को आपके मसल से और आपके ऑर्गन से। तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ये भी एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कनेक्ट करता है आपकी स्किन को आपके मसल से और आपके ऑर्गन से, है ना। कह सकते हैं आप एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट dermis of skin with muscles and organs के साथ। देखो यहाँ पर लिखा कि ये जो एल्वेओलर का पार्ट होता है ये कनेक्ट करता है आपके डर्मिस को, स्किन का नीचे का डर्मिस होता है। डर्मिस को कैसे बताओ? आपके मसल से और आपके ऑर्गन से, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, जैसे ये दो आपके लिए दो ऑर्गन्स हैं, ये हमारे मान लो बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इनके बीच का ये स्पेस होता है ये इसको फिल करता है। ये भी हमारा एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये जो होलो स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है दो ऑर्गन्स के बीच में, उसके बीच की जगह को ये फिल करता है। पैकिंग भी कहते हैं, पैकिंग का काम करता है। तो ये दो ऑर्गन्स के बीच के स्पेस के बीच में भी क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। तो देखो, तो कह सकते हैं एसीपी होता है, it fills the space between two organs। तो याद रखिएगा, that is all about alveolar connective tissues। लिख लिया सबने इसको? आइए बच्चों, लिख लिया इसको? चलिए इसको मिटा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट जो होगा उसे कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसे कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होता है? तो एक्चुअली इसको मैंने कहा था कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का देखो यहाँ दो टाइप बताते हैं पहले। एक होता है व्हाइट एडिपोज और एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वैट और बैट आ जाता है, इसको बैट कहते हैं।
ग्राउंड एडिपोज टिश्यूज को इन्फेंटाइल एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। और ये वैट होता है, व्हाइट होता है, एडल्ट में मिलता है। और दोनों का डिफरेंस क्या है देखिए, दोनों में क्या फर्क होता है देखो, वैट और वैट में देखो, वैट में क्या होता है देखिए, इसमें आप देखोगे ये फैट सेल, ये फैट सेल्स होते हैं। देखो, तो ये जो आप फैट सेल देख रहे हैं, इस फैट सेल्स में एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है, लार्ज साइज का एक फैट ग्लोब्यूल होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल। एक ही फैट मॉलिक्यूल होता है, देखो लार्ज साइज का होता है, और ऐसे फैट सेल्स को मोनोलॉकुलर सेल्स भी कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनोलॉकुलर सेल कहते हैं इसमें। तो एक फैट सेल्स में, एक एडिपोज सेल में सिंगल फैट सेल होता है, कहां का, वैट वाले पार्ट में, जो एडल्ट में होता है। इन्फेंट में, न्यू बॉर्न में क्या होता है देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एक ग्राउंड एडिपोज टिश्यूज का ये पार्ट है, और यहाँ देखेंगे आप ऐसे, यहाँ ये जो फैट सेल होता है, इसके अंदर आप देखेंगे लार्ज साइज में छोटे छोटे मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा फैट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मोर देन वन फैट सेल्स। तब एक ही फैट सेल के अंदर एक से ज्यादा ग्लोब्यूल्स मिलते हैं, छोटे साइज के होते हैं। तो इस तरह के फैट सेल को क्या बोलते हैं, इसको मल्टीलॉकुलर कहते हैं, इसे मल्टीलॉकुलर सेल्स कहा जाता है। और देखो ये स्मॉल साइज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। बेटा इन्फेंट में होता क्या देखो, एक्चुअली ये जो बैक का पार्ट होता है इसमें काफी सारा माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल्स में, बहुत सारे अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। ये देखो, ये इसमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं होता, वैट वाले पार्ट लिटिल मतलब बेस्ट नंबर में कह सकते हैं आप। यहाँ देखो, तो मैंने बता दिया था, देखो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे वैट को और बैट को, तो देखो वैट मैंने कहा था ये मेनली कहते हैं स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है एंड इंसुलेट द बॉडी कहते हैं, इंसुलेट द बॉडी। ये टेम्परेचर को प्रिजर्व करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो बैट होता है देखो, ये चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत जल्दी, तो ये बच्चों को हीट प्रोवाइड करता है। न्यू बॉर्न में, इन्फेंट्स में ये हीट जनरेट करता है। तो याद रखिएगा, लिखते हैं जनरेशन ऑफ हीट कहा जाता है, जनरेशन ऑफ हीट इन
न्यू बॉर्न। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बैट जो होता है ये हीट जनरेट करता है, जबकि वैट का जो काम होता है ये मेनली स्टोरेज और बॉडी को इंसुलेट करता है, मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और याद रखिएगा मैंने कहा था कि ये जो बैट है ये इन्फेंट्स में न्यू बॉर्न में कहा जाता है 95% बैट होता है और लगभग 5% बैट का पॉइंट भी करते हैं। जबकि एडल्ट में देखा जाए तो 95% कंटेंट जो होता है देखो वो वैट का होता है, और मतलब एडल्ट की बात करें तो, और एडल्ट में 5% पार्ट वैट का भी मिलता है ना। तो देखिए छोटे बच्चों को जब वो बॉडी से बाहर आता है तो उसके ऊपर कोई कपड़े तो होते नहीं है, तो सिस्टम उसके पास अपना खुद का होता है कि अगर उसको आप कपड़े ना भी पहना है बहुत ज्यादा तो उसके अंदर का जो फैट होगा वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि बैट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का, बैट के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं बैट सेल्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ, क्या बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहां पर वेरी फ्यू कहते हैं, वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा वैट में और बैट में। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो एक्चुअली यहां पर मेनली जो सेल्स कहते हैं एडिपोज सेल्स मिलता है, यहाँ पे मास्ट सेल वगैरह याद रखिएगा। एडिपोज टिश्यूज वगैरह में मास्ट सेल एब्सेंट होता है, मास्ट सेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, लिख लिया सबने इसको? बिल्कुल बात है, बैट इन्फेंट्स में ही ज्यादा होता है, एडल्ट में बैट नहीं होता। इन्फेंट्स में बैट इसलिए होता है क्योंकि वो जब ऑक्सीडाइज होगा ना, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। समझ में आ गया? मैंने कहा कि इन्फेंट्स में, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इन्फेंट्स के फैट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं आप ये ऑक्सीडाइज करता है फूड को, तो माइटोकॉन्ड्रिया बर्न करेगा ना, तो न्यू बॉर्न में कहते हैं हीट जनरेट करने के लिए ये फैट वहां अवेलेबल होता है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो कहते हैं ओबेसिटी का कारण क्या बताओ, मोटापा क्यों होता है? वो वैट की वजह से होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो डिपॉजिट तो हो जाता है। हाँ, मास सेल्स नहीं मिलते, मास सेल दोनों में एब्सेंट होता है, मास सेल एडिपोज टिश्यूज में नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा बताओ, ये कहते हैं कि फैट को स्टोर करना काफी आसान है, फैट को रिमूव करना काफी डिफिकल्ट होता है। हम अगर ज्यादा फैट फूड खाएंगे, ज्यादा कैलोरी फूड खाएंगे तो फैट तो एक्यूमुलेट हो जाता है, ओबेसिटी आ जाता है, लेकिन वो फैट हटता क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि उस माइटोकॉन्ड्रिया, उस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर नहीं होता, बहुत कम होता है, वो बर्न नहीं होता, वो जलता नहीं है जल्दी, ऑक्सीडाइज नहीं होता वो। तो क्या कहते हैं, आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है वो जल्दी काम करता है ताकि वो फैट को बर्न करे। बैठे बैठे फैट बर्न नहीं होता। आप सोचते रहेंगे कि हमारा फैट बर्न हो जाए और मैं वेट लूज कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, और देखो होता क्या, देखो ये भी मैं बता दूं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा इंटेक करेंगे ना, वो कार्बोहाइड्रेट भी फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो अगर आप ज्यादा रोटी खाते हैं, ज्यादा चावल खाते हैं, तो उसका भी मैक्सिमम पार्ट फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो ऐसा नहीं केवल घी और मटन खाने से फैट होता है बॉडी में। अगर आप कैलोरी इंटेक ज्यादा करेंगे ना, तो
कैलोरी इंटेक के ज्यादा करने से भी क्या होता है बताओ, उसकी वजह से भी फैट बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो आपको अगर अपने बॉडी में फैट को कम करना है तो कैलोरी इंटेक कम कीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कीजिए आप, रोटी चावल सबको कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? नहीं बेटा, प्रोटीन फैट में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोटीन फैट में कन्वर्ट नहीं होता, और प्रोटीन्स मेनली कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मिटा दूं आप, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता रहेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, बताओ जब आप क्या करेंगे, फैट का होना बॉडी में जरूरी है। अगर फैट मॉलिक्यूल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बॉडी को इंसुलेट कौन करेगा? तो लिपिड का अमाउंट होना चाहिए, ज्यादा इंटेक करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं। यहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चों, देखो ये क्या है, देखिए जैसे मान लो ये हमारा जैसे कहते हैं स्प्लीन होता है, या हमारे लिम्फ नोड्स वगैरह होता है। इसके मिडिल पार्ट में देखो, इसके मिडिल पार्ट को स्ट्रोमा भी कहते हैं, और स्ट्रोमा में देखो इस तरह के फाइबर्स मिलते हैं, रेटिकुलिन फाइबर कहते हैं देखो इसमें, और यहाँ पे मैक्रोफेजिक सेल्स भी होता है। देखिए तो एक्चुअली देखो ये एक थोड़ा सा रिलेटिवली लूज पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, स्ट्रोमा का पार्ट जो होता है देखो, मिडिल पार्ट जो होता है स्प्लीन का, लिम्फ नोड्स का, है ना, इसके मिडिल पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर ये रेटिकुलर फाइबर्स है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं क्या, इसे रेटिकुलिन फाइबर कहा जाता है, और इसके अंदर देखो ये मैक्रोफेजिक सेल्स मिलते हैं, इसे मैक्रोफेजिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या बताओ, ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स वगैरह ब्लड के थ्रू या बॉडी में जो मूव कर रहा है, ये फाइबर उसको कैच करता है, फिल्टर करता है, और मैक्रोफेजिक सेल्स क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो फाइबर होता है, इट फिल्टर्स द microbes, it filtered the microbes from blood and macrophagic cell destroy it। और याद रखिएगा ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मेनली हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है आपके डिफेंस में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? लिख लिया सबने इसको? तो कहने का मतलब ये है कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज ये हमारे स्क्रीन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर अवेलेबल होता है। स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा कहते हैं, मिडिल पार्ट जो होता है सॉफ्ट पार्ट, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसी स्ट्रोमा में ये फाइबर होते हैं,
यहीं पर ये मैक्रोफेजिक सेल्स मिलता है, जिसका काम बॉडी को डिफेंस देना होता है। क्लियर, समझ में आ गया? मिटाओ इसको अब। चलिए ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज के टाइप मैंने बता दिए, अब मैं बता रहा हूं डेंस के बारे में। देखिए, मैंने कहा था कि डेंस सीटी जो होता है, देखो इसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर, ये इसके दो टाइप हैं, ठीक है। और देखो डिफरेंस क्या होता है, इसका जो मेन डिफरेंस है देखो क्या होता है। ये देखिए, जैसे मान लो ऐसा ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखिए, और इसके अंदर देखिए इस तरह के पैरेलल फाइबर्स हैं। देखिए, पैरेलली ओरिएंटेड कहते हैं। ये कोलेजन फाइबर है और ये येलो फाइबर भी होता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूं, देखो यहाँ पर। और इसके बीच में देखिए, इसके बीच में देखो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ऐसे। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, देखो इसके बीच में। ये देखो, ये जो सेल्स देख रहे हैं यहाँ पर आप, इसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। देखो, तो ये जो देख रहे हो इसका नाम क्या बताओ? इसको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। पैरेलली अरेंज होता है देखो, बट यहां देखिए क्या होता है इरेगुलर वाले पार्ट में, इसमें स्कैटर्ड होता है। देखो ऐसे फाइबर्स का पार्ट होता है, देखो स्कैटर्ड होता है। और यहां पर देखो ऐसे ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, देखिए इसके। अरेंजमेंट में डिफरेंस है, देखिए दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। देखो ये पैरेलली अरेंज होते हैं, इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट क्या होगा बताओ? पैरेलली अरेंज्ड होता है। लेकिन यहां देखो स्कैटर्ड होता है, क्या लिखते हैं बताओ? स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। तभी इसका नाम क्या बताओ? इररेगुलर रखा गया है। जैसे पूछा जाएगा कि इररेगुलर क्यों कहते हैं इसको, तो इररेगुलर कहने का मतलब इतना ही है कि इसमें जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, और रेगुलर में ये पैरेलली अरेंज्ड होता है, ठीक है ना। और देखो मैंने कहा था रेगुलर जो होता है इसके दो एग्जांपल होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। अभी डिफरेंस बताऊंगा क्या है, देखो इसका। और इररेगुलर का कोई टाइप नहीं है, इररेगुलर बेसिकली कहते हैं ये स्किन में होता है अवेलेबल, ये पेरीऑस्टियम वगैरह में भी मिलता है, जो बोन्स की कवरिंग होती है, पेरिकॉन्ड्रियम में भी मिलता है, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की कवरिंग जो होती है। देखो तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इररेगुलर जो होता है वो केवल स्किन में मिलता है, बट स्किन के अलावा ये पेरिऑस्टियम में भी मिलता है और पेरिकॉन्ड्रियम में भी मिलता है। और पेरिऑस्टियम पेरिकॉन्ड्रियम क्या आपको पता है कि ये आपके बोन्स और कार्टिलेज की कवरिंग होती है ना। अब मैं बता रहा हूं आपको कि टेंडन और लिगामेंट में फर्क क्या होता है।
सबने लिख लिया इसको? हाँ जी बच्चों, लिख लिया इसको? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि टेंडन में लिगामेंट में क्या फर्क होता है। देखो तो अगर आप देखें डिफरेंस क्या देखें टेंडन में और लिगामेंट में। तो याद रखिएगा टेंडन में ऐसा देखा जाता है, आप देखेंगे टेंडन में, देखिए टेंडन में क्या होता है, देखो ये जो मोस्ट ऑफ द फाइबर्स या मोस्ट क्या ऑल, इसमें जितने भी ये फाइबर्स देख रहे हैं आप, ये सब के सब व्हाइट फाइबर्स होते हैं। और तो इसमें देखो कहते हैं ये फाइबर्स केवल कोलेजन फाइबर ही होता है, इसमें कोई येलो फाइबर नहीं होता। और देखो बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, लेकिन यहां देखिए क्या होता है, यहां देखो लिगामेंट वाले पार्ट में, इसमें जो कहते हैं मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो होते हैं देखो येलो फाइबर्स होते हैं, येलो फाइबर्स। और कहीं कहीं मे बी हो सकता है कि कुछ यहां पर व्हाइट फाइबर भी मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द फाइबर्स यहाँ येलो इलास्टिक, मैंने कहा था इलास्टिक का फिलामेंट होता है ये। तो देखो फर्क क्या है इसमें, इसमें ये केवल कोलेजन फाइबर्स मिलता है ऑल। यहाँ क्या लिखना है देखो, मोस्टली क्या होता है इसमें येलो फाइबर्स होता है, येलो फाइबर्स कहता है, फ्यू व्हाइट फाइबर मिलता है, देखो फ्यू व्हाइट फाइबर्स मिलते हैं इसमें लिगामेंट वाले पार्ट में। और इसीलिए इसीलिए टेंडन को व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज भी कह देते हैं, टेंडन को व्हाइट फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं, और लिगामेंट को क्या बोलते हैं बताओ, इसको येलो फाइब्रस टिश्यूज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें येलो फाइबर मिलते हैं मोस्टली। और सेल्स तो यहां भी होगा, देखिए सेल्स तो कॉमन ही होता है दोनों में, अरे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स तो मिलेगा ना दोनों में। और ये भी आप जानते हैं कि टेंडन में एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड यूज करते हैं स्केंटी, स्केंटी ब्लड सप्लाई कहता है, स्केंटी ब्लड सप्लाई लिखा जाता है, स्केंटी ब्लड सप्लाई लिखते हैं। हाँ इसमें सब के सब फाइबर्स कोलेजन होते हैं ऑल, टेंडन में येलो फाइबर नहीं होता, टेंडन में सबके सब व्हाइट फाइबर ही होते हैं, ऑल आर कोलेजन फाइबर्स। इसमें व्हाइट फाइबर भी होता है, इसमें येलो फाइबर नहीं होता। ठीक है बच्चों, लेकिन आप देखिए लिगामेंट वाले पार्ट में बेटा वो येलो फाइबर्स की बात करते हैं, उसमें व्हाइट फाइबर नहीं होता, वो इलास्टिन की वजह से होता है। और देखो येलो फाइबर्स टिश्यूज में याद रखिएगा कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर होता है, यहां लिखते हैं प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। तो टेंडन में ब्लड सप्लाई काफी कम होता है, स्केंटी मतलब क्या, स्केंटली नहीं, स्केंटी लिखते हैं, स्केंटी, स्केंटी ब्लड सप्लाई, टीवाई होता है, वेरी लेस, ऑलमोस्ट ए वैस्कुलर कहा जाता है, टेंडन को ऑलमोस्ट ए वैस्कुलर कहते हैं, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली नहीं कहते, ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये होता है देखो, इसे ऑलमोस्ट ए वैस्कुलर कहा जाता है, कंप्लीटली तो नहीं बोलते, बट ऑलमोस्ट ए वैस्कुलर कहा जाता है। नहीं, टेंडन में येलो फाइबर नहीं होता, मैंने पहले कह दिया है,
कि टेंडन में केवल व्हाइट फाइबर होता है, लिगामेंट में मोस्टली येलो होता है, कुछ व्हाइट होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? टेंडन में केवल व्हाइट होता है, लिगामेंट में मोस्टली येलो होता है, कुछ व्हाइट मिलते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, ऑलमोस्ट एवैस्कुलर कहते हैं। लिगामेंट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। और आप डिफरेंस जानते हो फंक्शन का। टेंडन वो होता है जो कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, या बोन टू मसल कहते हैं। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन और बोन टू मसल, ये पता है आपको। और जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, ये बोन टू बोन की बात करता है। तो ligament connect bone to bone, whereas the tendon connect muscles to bone और bone to muscles कहते हैं। TMB क्या रखना है? TMB, tendon muscles bone। तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। TMB याद हो जाएगा ना, TMB। तो टेंडन का काम है ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, और या बोन को मसल से जोड़ता है। बेटा येलो व्हाइट से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। लिगामेंट में थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। टेंडन थोड़ा स्ट्रांगली बिहेव करता है, क्योंकि व्हाइट फाइबर का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो जहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, वहां पर आपको टेंडन की जरूरत होती है। और बोन्स को अगर दो बोन को जोड़ दिया आपने, और बीच में अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, तो आपका बोन मूव कैसे करेगा बताओ? तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कहते हैं। येलो फाइबर का स्ट्रेंथ कम होता है ना व्हाइट से। ठीक है, समझ में आ गया? तो फंक्शन याद रखिएगा, आपके लिए एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है कि टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट वो होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। टेंडन में ब्लड सप्लाई लो है, बट उसका स्ट्रेंथ लिगामेंट से ज्यादा होता है। यस, लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया इसको? मिटाओ इसको। अब मैं बता रहा हूं बेटा, लो ब्लड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। ब्लड का जो उसका डिफिजन वाला पार्ट में मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो हीलिंग तो कम होगी। ठीक है, चलिए अब आइए, अब नेक्स्ट जो पार्ट है देखो इसका, वो है सपोर्टिंग सीटी। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग सीटी देखो अब, तो इसमें मैंने कहा था इसमें दो नाम आते हैं, बोन्स का और कार्टिलेज का। ठीक है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स और कार्टिलेज की बात करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे बोन्स की बात करें, अगर हम देखिए एक टिपिकल बोन्स की बात करें, अगर देखिए ऐसा है, देखो
देखिए ये एक टिपिकल बोन है हमारा, जिसमें ये जो आप अपर पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को कहा जाता है, ये हमारा ईपीफाइसिस कहा जाता है, इसे कहते हैं ईपीफाइसिस। ये ऊपर नीचे होता है, ये नीचे भी ईपीफाइसिस का पार्ट है। और एडल्ट में देखिए जो बीच का ही पूरा स्ट्रक्चर है, देखो अगर आप ग्रोइंग बोन्स की बात करेंगे तो बीच में एक और एरिया होता है, देखो ऐसे, इस एरिया का नाम होता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस कहते हैं इसको, ये मेटाफाइसिस होता है, और बीच में इसको डायाफाइसिस कहा जाता है। ये बोन ग्रोइंग बोन्स कहते हैं, जो बोन्स का लेंथ अभी बढ़ रहा है, ग्रोइंग बोन्स की बात करते हैं। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, फिर डायाफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, फिर एपिफाइसिस होता है। देखो मतलब ये ना, सबसे ऊपर क्या हो गया एपिफाइसिस। एक्चुअली मेटाफाइसिस क्या होता है, देखो यहां पर आप देखेंगे ऐसे, ये एपिफाइसियल प्लेट्स बनते हैं, यहाँ पर ये ग्रोइंग बोन्स में मिलता है। देखो इसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं एपिफाइसियल प्लेट्स कहते हैं। ग्रो जो बोन्स लंबा हो रहा है ना, वहां पर ये प्लेट्स मिलते हैं, इसी की वजह से। और एक देखोगे ऐसे आप, ये देखो ये, और देखो एक्चुअली यहां से नए कार्टिलेज का ये इलोंगेशन जोन कहता है। प्लेट्स तो ये होता है, देखो ये प्लेट होता है, इसको बेसिकली कहते हैं कि यहां से बोन का इलोंगेशन होता है। और ये प्लेट जब तक आपका ओपन है, तब तक बोन्स की लंबाई बढ़ती रहती है। नए नए इलोंगेशन का जोन देखो ये होता है, देखो ये एक्चुअली ग्रोथ जोन कहते हैं। देखो और जब तक ये प्लेट आपका ओपन है, ये प्लेट जब तक आपका ओपन है, तब तक बोन्स की लंबाई भी क्या होती है बताओ, इंक्रीज करती रहती है। एडल्ट बोन में नहीं मिलता है, ये केवल आपका ग्रोइंग जोन में मिलता है। ठीक है बेटा, ये 20, 21, 22 साल तक जेनेटिकली भी देखो, कई बार डिफेक्ट की वजह से पहले भी ये बंद हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडल्टहुड आपका होता है 20, 21 साल तक ये प्लेट्स खुला रहता है। तब तक हाइट बढ़ने के चांसेस भी होते हैं, अगर जेनेटिकल कोई डिफेक्ट नहीं है तो। अगर जीन्स आपकी अच्छी है तो हाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं 20, 21 साल तक। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। एपिफाइसिस में ही एपिफाइसियल प्लेट्स मिलते हैं, और जब तक ये प्लेट ओपन है तब तक बोन की लंबाई भी बढ़ेगी आपकी। एक बार ये प्लेट बंद हो जाए उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ेगी आपकी। और देखो अब देखो, ये जो बीच में बाहर का ये जो कवरिंग देख रहे हो बोन्स के बाहर, इस कवरिंग को कहते हैं पेरिओस्टियम। इसे पेरिओस्टियम कहते हैं। और ये जो अंदर देख रहे हो आप, इसको एंडोऑस्टियम कहा जाता है, इसे एंडोऑस्टियम कहते हैं। और ये जो देखो कैविटी है, ये जो बीच में स्पेस देखते हैं आप, इसे बोन मैरो कैविटी कहते हैं, इसे बोन मैरो कैविटी कहा जाता है। ठीक है, और देखो अब आप देखोगे कि जो एपिफाइसिस का पार्ट होता है, देखो एक्चुअली ये जो इसका अपर पार्ट है, देखो ये एक तरह का स्पॉन्जी बोन का पार्ट होता है, थोड़ा ये सॉफ्ट होता है अपर पार्ट। लेकिन ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये जो पूरा डायाफाइसिस का पार्ट होता है, देखो ये जो इसका ये जो पार्ट होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है। देखो ये कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं इसको, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है देखो। और ये याद रखिएगा, एपिफाइसिस में इस तरह के रेगुलरली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है, देखो इसको ट्रेविकुली कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को ट्रेविकुली कहा जाता है।
ट्रेबिकुली, और इसी ट्रेबिकुली के बीच में हम देखिए कि ऐसे आप ये जो स्पेस होता है यही आपका रेड बोन मैरो होता है। ये तो इसके अंदर येलो बोन मैरो मिलता है, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसे ये जो आप ट्रेबिकुली के बीच में जगह देख रहे हैं ये हमारा रेड बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो आपके एपिफाइसिस में मिलता है। डायफाइसिस में क्या मिलेगा बताओ? उसको येलो बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो दो तरह का होता है, एक रेड बोन मैरो है और एक येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो आपकी इस पार्ट में मिलेगा, डायफाइसिस वाले पार्ट में मिलता है। डायफाइसिस मोस्टली कंटेन्स येलो बोन मैरो एंड epiphysis contains red bone marrow. रेड बोन मैरो ही धीरे धीरे येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता है एक्चुअली। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जिस बच्चे का अभी इनिशियल एज में, देखो इनिशियल एज में रेड बोन मैरो का पार्ट ज्यादा मिलेगा आपकी बॉडी में। बेटा येलो बोन मैरो रेड से ही बनता है, येलो बोन मैरो में ब्लड सेल्स नहीं बनते, याद रखना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो बोन मैरो होता है ये दो तरह का होता है, एक रेड है और एक येलो होता है। रेड बोन मैरो में आप जानते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल सिंथेसिस कहते हैं। येलो बोन मैरो में फैट स्टोरेज होता है। बनता कुछ नहीं है, येलो बोन मैरो में फैट स्टोर होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहते हैं जब आप मटन वगैरह खाते हो तो जिस गोट का एज ज्यादा हो, जो थोड़ा ओल्ड गोट होता है, उसमें आपको येलो बोन मैरो ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे गोट के इंटेक से आपकी बॉडी को फैट ज्यादा मिलेगा फिर। लेकिन जो यंग गोट होता है ना, यंग गोट में येलो बोन मैरो कम होता है, तो उसमें फैट भी कम होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मटन खाने वाले लोगों को पता है कि ओल्ड जो थोड़ा सा एजेड हो जाता है ना गोट, उस गोट के बॉडी में येलो बोन मैरो ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, रेड ही कन्वर्ट होता है येलो में। तो ऐसे गोट के इंटेक से आपकी बॉडी को फैट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा बच्चों? हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं कि बोन का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, अब मैं बोन को कट करके बता रहा हूं आपको। आप बोन को ऐसे कट करोगे, टीएस बता रहा हूं, बोन टीएस ऑफ बोन अलोंग द डायफाइसिस। अब मैं बोन का आपको बता रहा हूं ट्रांसवर्स सेक्शन, देखिए कैसा होता है। ये डायग्राम बना लिया सबने? बेटा रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता है। रेड बोन मैरो एजिंग के साथ साथ येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता है। ठीक है? तो इसको मिटा दूं? चलिए ठीक है। यस, येलो बोन मैरो इन डायफाइसिस कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेड बोन मैरो अगर मिलेगा तो वो आपकी एपिफाइसिस वाले पार्ट में मिलता है। येलो बोन मैरो प्रेजेंट है आपके डायफाइसिस में। ठीक है? अब देखो मैं बता रहा हूं टीएस ऑफ बोन अलोंग डायफाइसिस। तो देखो ये आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है आपके बोन्स का। यहां देखिए, देखो मैंने कहा था बाहर ये पेरीऑस्टियम कहते हैं और अंदर की इस लेयर को
एंडोऑस्टियम कहा जाता है, और ये बीच में है बोन मैरो कैविटी कहता है, ठीक है। और आप देखोगे इसके इस वाले जो कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होता है, देखो यहां देखिए ऐसे, एक तो ये काफी ज्यादा सॉलिडिफाइड मैट्रिक्स है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है। देखो ये है बोन मैरो कैविटी है जो बीच में, ठीक है। और यहां देखिए इसे कहते हैं इसका सॉलिड मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में देखेंगे आप जिस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है ऐसे, इस तरह का देखो स्ट्रक्चर होगा, देखो इसे कहते हैं लैमिले, इसे कहते हैं लैमिले। और देखोगे आप इसी के लैमिले के रिंग्स में आप देखोगे बीच में ऐसे आपको मिलेंगे इस तरह के कुछ सेल्स मिलते हैं, ये एक्चुअली सेल्स, ये लैकुने होता है, ये लैकुने होता है, इसको लैकुने कहते हैं, देखो इसे कहते हैं लैकुने। मैं आपको अलग से बता दूं, देखो ये क्या है एक्चुअली, जैसे मान लो ये है लैमेले का रिंग, इसी रिंग में देखोगे आप ऐसे, देखो ऐसे ये, इसे कहते हैं लैकुने, और लैकुने के अंदर आप देखोगे ये एक सेल्स मिलता है, इसको ऑस्टियोसाइट कहता है। तो ये जो लैकुने के अंदर देख रहे हैं इसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट, इसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और लैकुने का एक्सटेंडेड पार्ट देखो, इसके ब्रांचेज होते हैं जो दूसरे से अटैच होता रहता है, ये देखिए इसे कहते हैं कैनलकुली, इसे कैनलकुली कहा जाता है। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? जो लैमेले का रिंग होता है ना, रिंग के बीच में देखेंगे ये लैकुने होता है, लैकुने कहते हैं लैकुने। और लैकुने के अंदर देखोगे आप तो ऐसे एक्चुअली क्या है, देखिए सपोज करो ये आपका ऑस्टियोसाइट है, ये ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट के बाहर ये इस तरह का देखो ऐसा ही ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस तरह का ब्रांचेज होता है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसका। तो ये पूरा पार्ट है किसका बताओ, ये पूरा पार्ट है लैकुने का, लैकुने के अंदर ये ऑस्टियोसाइट है, और इसके जो एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं इसी को कहते हैं क्या बताओ, इसे कहते हैं कैनल कुली कहा जाता है इसको। तो लैमेले कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ लैमेले होता है, लैमेले के अंदर ही लैकुने का अरेंजमेंट होता है, और लैकुने के अंदर ऑस्टियोसाइट होता है, और लैकुने के ब्रांचेस को क्या कहते हैं बताओ, कैनल कुली कहा जाता है। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। और देखो इसके बाद देखिए ये जो पेरिओस्टियम है,
आप देखोगे कि पेरिओस्टियम के नीचे एक और ऐसे एक स्ट्रक्चर देखिए ऐसे, पेरिओस्टियम के नीचे देखेंगे आप ये सेल्स की लाइनिंग होती है, देखो इस लाइनिंग को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की लाइनिंग होती है। तो पेरिओस्टियम के नीचे का जो लाइनिंग है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये याद रखिएगा, ये जो रिंग्स ऑफ, ये जो आप लेमले देख रहे हो, देखो ये जो पूरे का पूरे एक लेमले का स्ट्रक्चर होता है। देखो अब देखिए, मैं एक टर्म यूज करता हूं यहाँ पर, देखिए जैसे आप देखोगे इस तरह का ये जो रिंग्स ऑफ लेमले होता है, देखो अगर आप इसको कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, अगर आप इसको कट करेंगे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, तो आप देखोगे क्या, देखिए यहां पर ऐसे देखो, ये जो लेमले का रिंग होता है ये इस तरह से देखो अरेंज होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। देखिए कॉम्पैक्ट बोन में मिलेगा, देखो ये सब कॉम्पैक्ट बोन में होता है। ये जो पूरा एरिया यहां से यहां तक देख रहे हो ये कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होता है, देखो इसीलिए मिलता है ये स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे, तो ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो ये लेमले का, देखो रिंग्स ऑफ लेमले होता है। और लेमले के बीचों बीच देखेंगे आप ऐसे है एक, ये देखो एक डक्ट होता है, ये एक डक्ट है, देखिए ऐसे देखो, हाँ जी देखो, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये आप देखोगे लेमले की जो रिंग्स होता है ना उसके बीच में एक डक्ट होता है। इस डक्ट को हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है। देखिए, और देखो एक मेन डक्ट ऊपर से आ रहा है ऐसे, देखिए ये पेरिओस्टियम के अंदर से आता है, देखो ये स्ट्रक्चर, और ये ब्लड को सप्लाई करता है, देखो ये इसमें भी जाता है और इसमें भी आता है ऐसे। तो एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो कैनाल आप देख रहे हो जो लेमले के बीच में है इसे कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इसे हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे वॉकमैन्स कैनाल कहते हैं। इसे वॉकमैन्स कैनाल कहते हैं। और पूरा देखो याद रखिएगा, ये एक पूरा सिस्टम है। देखिए यहां से यहां तक एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। इसे हैवर्सियन सिस्टम या इसी को ऑस्टियोन भी कहा जाता है। इसे हैवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियोन कहते हैं। यूनिट ऑफ बोन होता है, देखो यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन को क्या बोलते हैं बताओ? कॉम्पैक्ट बोन के यूनिट को ऑस्टियोन कहा जाता है, हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं इसको। और एक सिस्टम में क्या क्या मिलता है बताओ, अगर पूछा जाएगा आपसे कि एक हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ, तो देखो लेमले है, लेमले के अंदर लेकुने भी है, लेकुने में ऑस्टियोसाइट भी होता है और हैवर्सियन कैनाल भी होता है। वॉकमैन्स कैनाल दो हैवर्सियन सिस्टम को जोड़ता है। वॉकमैन्स कैनाल हैवर्सियन सिस्टम का पार्ट नहीं होता। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैवर्सियन सिस्टम और हैवर्सियन कैनाल में क्या फर्क होता है बताओ। तो हैवर्सियन सिस्टम को ऑस्टियोन कहते हैं, ऑस्टियोन को यूनिट ऑफ बोन कहा जाता है। और उस सिस्टम में क्या क्या मिलता है बताओ, लिख लो, हैवर्सियन सिस्टम कंटेन्स, ठीक है, हैवर्सियन सिस्टम कंटेन्स, बताओ क्या क्या लिखूं? फर्स्ट लिखो, ए में लिखो हैवर्सियन कैनाल,
हेवर्सियन सिस्टम कंटेन्स, ए लिखो हेवर्सियन कैनाल, सेकंड लिखो लैमिले, थर्ड लिखिए लैक्यूने, और फोर्थ लिखो ऑस्टियोसाइट। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लिख लिया आप लोगों ने? तो याद रखना। अच्छा मतलब ये हेवर्सियन सिस्टम, ये हेवर्सियन कैनाल का फंक्शन क्या होता है? हेवर्सियन कैनाल का फंक्शन क्या होता है बताओ? अब बताओ, कॉम्पैक्ट बोन है, काफी ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है वो, तो कॉम्पैक्ट बोन में ब्लड वेसल का सप्लाई कैसे होगा? नर्व फाइबर कहां से आएंगे? तो जो इसका ऑस्टियोसाइट वगैरह होता है, जो इसके सेल्स होते हैं, उस सेल्स को जिंदा रखने के लिए, उसको लिविंग कंडीशंस में रखने के लिए इसे ब्लड की जरूरत होती है। तो ब्लड का सप्लाई कहां से मिलेगा? इसी हेवर्सियन कैनाल के थ्रू होता है। लिख लो हेवर्सियन कैनाल, ठीक है? हेवर्सियन कैनाल प्रोवाइड स्पेस, लिख लो हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन कैनाल्स प्रोवाइड स्पेस फॉर द हेवर्सियन कैनाल प्रोवाइड स्पेस फॉर द distribution of blood vessel, distribution of blood vessel and nerve fibers, blood vessel and nerve fibers to the cells of compact bone, to the cells of compact bone। मैंने क्या बताया कि हेवर्सियन कैनाल्स प्रोवाइड स्पेस, बिल्कुल, for the distribution of blood vessels and nerve fibers to the cells of compact bone। yes। और मैंने क्या कहा कि हेवर्सियन सिस्टम को जोड़ने वाला, तो वॉकमैन्स कैनाल, देखो अगर पूछा जाए कि बोन्स में पहले ब्लड कहां से आता है बताओ, ऑस्टियोन, उन्हीं को उसी को यूनिट ऑफ बोन कहते हैं, यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन को ऑस्टियोन कहते हैं, उसी को हेवर्सियन सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि बोन्स के अंदर, पेरियोस्टियम के अंदर जब ब्लड का सप्लाई होता है तो पहले वो कहां जाएगा? वो वॉकमैन्स कैनाल में जाता है। तो वॉकमैन्स कैनाल ही पहले रिसीव करता है, एंड वॉकमैन्स कैनाल फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको बताओ? हेवर्सियन कैनाल को। तो इनिशियली कहते हैं जो नर्व फाइबर है, जो ब्लड वेसल है, वो एंटर किसमें करता है? वो एंटर करता है किसमें? वो किसमें एंटर करेगा बताओ? वॉकमैन्स कैनाल में। और वॉकमैन्स कैनाल से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कहां भी होगा बताओ? हेवर्सियन कैनाल में। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा पहले कि इनिशियली या फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, first of all blood vessels and nerve fibers enters through the Walkman's canal, enters through the Walkman's canal। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये? ठीक है। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल blood vessels and nerve fibers enters through the Walkman's canal, and from the Walkman's canal it distributed to the Haversian canal। ठीक है। सबसे पहले ब्लड वेसल और नर्व फाइबर वॉकमैन्स कैनाल से ही अंदर आता है बोन्स में। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं अगर आपसे अब यहाँ पर कि कौन कौन से सेल्स मिलते हैं, देखो यहाँ पर बोन्स के अंदर, देखो
बोन सेल्स की बात करते हैं। बोन में कौन कौन से सेल्स मिलते हैं देखिए, नंबर याद रखिएगा। सबसे पहले कहते हैं ऑस्टियो प्रोजेनेटर सेल्स मिलते हैं। ये प्रेजेंट है इन द पेरिओस्टियम, ये प्रेजेंट होता है पेरिओस्टियम में, इसको ऑस्टियो प्रोजेनेटर सेल्स कहा जाता है। ये एक तरह का स्टेम सेल होता है देखो बोन का, और यहीं से फिर देखो बनता है, इसी के डिवीजन से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनते हैं, जिसको बेसिकली हम बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। इसी ऑस्टियोब्लास्ट से देखो फाइबर्स बनते हैं, और यहीं से मैट्रिक्स का फॉर्म, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। तो जो मेनली कहते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, यहीं से इनिशियली कहते हैं पूरा का पूरा जो उसका मैट्रिक्स है, सॉलिड मैट्रिक्स कहां से बनेगा बताओ, फाइबर्स कहां से बनेंगे उसके, इसी ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है। इसी को आप बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। और थर्ड देखो, एक होता है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट को प्रिंसिपल सेल कहा जाता है। ऑस्टिन यहाँ वो अलग चीज होता है देखो, वो तो उसके मैट्रिक्स में मिलेगा ना, वो तो प्रोटीन होता है, उसका कंपोजिशन है उसका, वो अलग चीज है। ऑस्टियोसाइट को प्रिंसिपल सेल कहते हैं बोन का। और मैंने कहा था कि ऑस्टियोसाइट किसके अंदर बंद होता है बताओ, तो ऑस्टियोसाइट ऑलवेज इंक्लूड इनसाइड द लैक्यूने। ऑस्टियोसाइट किसके अंदर मिलता है बताओ, ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लैक्यूने। इसे प्रिंसिपल सेल कहते हैं बोन का। इसको बोन मेंटेनिंग सेल कहा जाता है, याद रखना। ऑस्टियोसाइट को क्या बोलते हैं बताओ, ऑस्टियोसाइट को बोन मेंटेनिंग, ये बोन को मेंटेन रखता है। ऑस्टियोसाइट को प्रिंसिपल सेल कहते हैं, इसको बोन मेंटेनिंग सेल कहा जाता है। न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर हटाना, बोन का जो हेल्थ है ना, हेल्थ मेंटेन रखता है बोन का कौन, ऑस्टियोसाइट। तो हेल्थ मेंटेनिंग कह सकते हैं, बोन्स का जो हेल्थ मेंटेन रहता है ये ऑस्टियोसाइट की वजह से होता है, तो इसको बोन मेंटेनिंग सेल्स भी कहते हैं। और मैंने पहले कहा था कि ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लैक्यूने। समझ में आ गया बच्चों। और एक और नाम जानते हैं आप, नंबर 4 देखो, इसमें एक और नाम आता है देखो, जिसको आप ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहा जाता है। ये माना जाता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक तरह का मैक्रोफेजिक सेल होता है, ये ब्लड से निकल के आपके बोन में ट्रैक हो जाता है। अ काइंड ऑफ मैक्रोफेजिक सेल कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट को, जो बोन को कट करता है, बोन के पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है, उसके शेप को मेंटेन रखता है। नहीं, यस, ऑस्टियोब्लास्ट के डिवीजन से ऑस्टियोसाइट बनता है, यू आर राइट। ऑस्टियोसाइट डिवाइड नहीं करता, ऑस्टियोब्लास्ट के ही सेल्स ऑस्टियोसाइट बनाता है। अब 2 मिनट रुक जाओ, वेट फॉर 2 मिनट्स। ऑस्टियोसाइट के ही डिवीजन से, सॉरी, ऑस्टियोब्लास्ट के डिवीजन से ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और एक नाम देखो मैं लिखा ऑस्टियोक्लास्ट सेल, इसको बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहा जाता है। देख लो, ऑस्टियोक्लास्ट को बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहता है, इसे बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट को, ठीक है। तो आज ये अभी अभी जो क्लास चल रहा था आपका, ये वाला पार्ट ठीक है ना, अभी दिक्कत नहीं हो रही थी। चलो, एक्चुअली मैं रूम के अंदर पढ़ा रहा था, मैं बाहर पढ़ा, बाहर में बोर्ड लगा हुआ, छोटा बोर्ड एक्चुअली है, बट मुझे लगता है कि ये ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पर इसमें।
ये ठीक है ना? चलो अब तो यही मैं इसी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको। बेटा ऑस्टियोसाइट का फंक्शन बता दो दिया। ऑस्टियोसाइट का फंक्शन होता है ये, इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ बोन। ऑस्टियोसाइट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा, ये सारा काम ऑस्टियोसाइट का होता है। हाँ जी, नहीं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, ये ब्लड से आता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन के अंदर ट्रैप हो जाता है, एक तरह का मैक्रोफेजिक सेल होता है ये ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल से बनता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट से बनेगा ऑस्टियोसाइट, और ऑस्टियोक्लास्ट तो ब्लड से ट्रैप होता है, उसको इससे मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑस्टियोसाइट डिवाइड नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, एजिंग के साथ साथ ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर भी बढ़ेगा आपके बोन्स के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है बोन का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, बोन का वीकनेस ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑस्टियोक्लास्ट में, हाँ, बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है ताकि बोन एबनॉर्मली ग्रो ना कर जाए। उसका जो शेप होता है बोन का, उसको मेंटेन रखता है ये। ठीक है।